लाल बहादुर शास्त्री वैसे तो पूरे देश को प्रगति के पथ पर ले जाना चाहते थे, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते थे, लेकिन किसान उनकी प्राथमिकता थी। तो आज उनके जन्म दिवस पर किसान को समर्पित पार्थ कुमार बैशला की ये कविता प्रस्तुत है। अन्नदाता किसान, भाग्य विधाता किसान। अन्नदाता किसान, भाग्य विधाता किसान। भूखे हंस जैसे समंदर को ढूंढते हैं, हथेली में लोग तेरी मुकद्दर को ढूंढते हैं। तेरे उगाए अन्न से सलामत है सबकी जान। अन्नदाता किसान, भाग्य विधाता किसान। जलता नहीं बदन तेरा तपती दोपहर से, ठिठुरे नहीं बदन तेरा सर्दी के कहर से। बारिश में भीग भीग कर लगाता है तू धान। अन्नदाता किसान, भाग्य विधाता किसान। ओलों से आंधियों से न तूफान से कुछ गिला, फसलें तबाह होती रहीं, रुका न सिलसिला। मनमौजी ए गरीब, तुझको फिर भी गम नहीं, गर्दिशों में भी तू शहंशाहों से कम नहीं। एहसान मंद है तेरा ये सारा जहान, एहसान मंद है तेरा ये सारा जहान। अन्नदाता किसान, भाग्य विधाता किसान। जब जब भी देश पर कभी आई विपत्तियां, तलवारें बन गईं तेरे हाथों की दांतियां। वतन के लिए दांव पर लगाई सदा जान। अन्नदाता किसान, भाग्य विधाता किसान। बुझाने को भूख देश की दिन रात लगा है, सीमाओं की सुरक्षा में तेरा लाल डटा है। यशगान तेरा गाए कैसे पार्थ बैसला, स्तब्ध रह गया है तेरा देख हौसला। लाल की जयंती है ये दिन बड़ा महान। अन्नदाता किसान, भाग्य विधाता किसान। अन्नदाता किसान, भाग्य विधाता किसान। दोस्तों, ये बड़े हर्ष का विषय है कि आज 2 अक्टूबर है और हम एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में उसको याद करने का अवसर हमें मिला है। मेरे साथ हैं मयंक नौटियाल और मिताली पुनेठा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस टॉक शो में। और बड़ी खुशी और गर्व का अनुभव करता हूं कि आप जैसे जागरूक युवा मेरे साथ हैं आज याद करने के लिए हमारे इस तरीके की शख्सियत जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे थे, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा भूमिका को छोड़ते हुए उनको सीधा उनके जो कार्य रहे हैं, कृतित्व रहे हैं, उनकी वजह से उन्हें हम याद करते हैं और अनुभव करते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। और हमें लगता है कि हाँ, हमारी आने वाली जनरेशन को उनके बारे में पता होना चाहिए, कम से कम तो वो जाने तो कि किस तरह। एक प्रयास भी है ये कि हम बात भी कर पाए उनके बारे में और उनकी जिंदगी में जो भी घटा है और जो भी हम तक में पहुंचा है एक युवा के तौर पे। तो हाँ, हम उस बारे में भी आज बात करेंगे। तो लगता है कि उसे देखने के बाद आगे के जो युवा होंगे वो उससे कुछ ना कुछ संदेश लेंगे और प्रेरित भी होंगे। क्योंकि केवल 1.5 साल का वक्त उनको बतौर प्रधानमंत्री मिला और उस 1.5 साल में वो 1.5 साल में उन्होंने इतना काम किया, इतना ज्यादा प्रभावित किया पूरे देश को, देशवासियों को, पूरे विश्व को। और जितने वो ईमानदार और सादगी से भरी शख्सियत थे, मुझे लगता है उतने ही दबंग और उतना ही रणनीतिक निर्णय लेने की उनके अंदर क्षमताएं थी। ये तो बहुत ही सही बात है, क्योंकि जब ये बात आती है, एक तो रणनीतिक सोच रखने वाली बात और एक दूसरे की सादगी से जीना, ईमानदारी से जीना, तो इस तरह के बहुआयामी व्यक्तित्व उनके अंदर स्वतः ही भरे पड़े थे। और जब हम बात करते हैं तो मुझे किस्सा भी याद आता है इससे, छोटा सा संस्मरण है। जब वो प्रधानमंत्री बने जी, तो उनके जो पुत्र थे उन्होंने घर में डिमांड करी कि पापा हमारे घर में कार होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब जब उन्होंने पता करवाया तो जो कार थी वो थी 12,000 कुछ रुपयों तक की और उनके पास जो उनकी जमा पूंजी थी वो थी मात्र 7,000 रुपये। तो उन्होंने 7,000 रुपये तो डाउन पेमेंट दी और जो बाकी के पैसे थे उसकी जो रकम थी उसकी किश्त बनवा के उन्होंने वो कार ली। अब आप ये सोचिए कि प्रधानमंत्री पद में होते हुए भी इस तरह से जीना एक आम आदमी की तरह और किसी भी तरह से अपने पद का या फिर अपनी पहुंच का कोई दुरुपयोग न करना और बहुत सादगी से जीना, ये अपने आप में इसी घटना से मिसाल है। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है आज की हमारे नेताओं को और हमारे आज की युवाओं को भी इस चीज से सीखना चाहिए कि मतलब एक देश का एक नेता जिसके हाथ में पूरे देश की बागडोर है,
जिसके हाथ में सारी शक्तियां हैं, उसके बावजूद वो व्यक्ति एक सिंपल व्यक्ति की तरह और एक कार को लेने के लिए किश्तों का उपयोग करता है। किश्तें बांधी गई थी जैसा मिताली आपने बताया उस प्रकरण में। अच्छा, रणनीतिक स्तर पे अगर हम बात करें तो मैं याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, वो वाला समय ये 1942 के पास की बात है, जब नारा बुलंद किया गया था, सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था। परेशान हो गए थे और सुभाष चंद्र बोस ने बहुत ताकत अर्जित कर ली थी और वो इस स्थिति में थे कि वो एक बड़ा फेरबदल कर सकें, सत्ता का परिवर्तन कर सकें, अंग्रेजों को यहाँ से भगाया जा सके। तो उस वक्त उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था और उसमें बड़ी अच्छी सक्सेस भी मिल रही थी। तो ये हमारे आपसी नेताओं के भी थोड़े आपसी मतभेद रहे और खैर वो एक नेचुरल सी बात है, सबका अपना तरीका होता है देश को चलाने का, समझने का, या अपने समाज को किस दिशा में ले जाना है उसको उसके बारे में स्ट्रेटेजी बनाने का। तो महात्मा गांधी उस वक्त हमारे देश में लीडिंग सिचुएशन में थे, तो उनको लगा कि दिल्ली चलो वाला ये उग्र नारा और ये सुभाष चंद्र बोस का नेतृत्व ये थोड़ा अलग सा कुछ, मतलब अहिंसा वाला जो उनका सोच थी उससे हटके था। तो उन्होंने तुरंत, जिससे कि अहिंसा वाला आंदोलन उनका दब ना जाए, तो उन्होंने उसके साथ ही नारा बुलंद किया कि करो या मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो इस नारे में से भी जो स्ट्रेटेजिक चीज निकालने वाली बात थी, वो शास्त्री जी ने बनारस गए और वहां पे उन्होंने प्रचार करना शुरू किया और इस नारे को भी थोड़ा सा बदलाव दिया, मरो या मारो। अच्छा। जिससे ये बदलाव से अंग्रेजों की हालत खराब हो गई थी। मतलब उनके अंदर ये डर आ गया था कि अब ये भारतीय हमें छोड़ने वाले नहीं है, इनको आजादी चाहिए और ये उग्र रूप भी धारण कर लेंगे। तो मयंक नौटियाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप कुछ कहना चाहते हैं शास्त्री जी को याद करते हुए, जो उनका प्रधानमंत्री रहते हुए कार्यकाल रहा? जितना मैं जानता हूँ शास्त्री जी के बारे में, मैंने बुक्स पढ़ी हैं, मैंने उनके लिए रिसर्च करी है, तो हर एक प्रसंग में उनकी हम्बिलिटी, उनकी नम्रता पूर्वक बोलना, यही मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करता है। इन्होंने जो भी काम को अपने हाथ में लिया वो दूसरों से कराने की क्षमता रखी। उन्होंने किसी को कुछ बोला तो वो करने के लिए तैयार है। अभी जैसे आप अपने हिसाब से मरो या मारो का नारा दे रहे थे, ये चाहे एग्रेसिव है, लेकिन ये एग्रेसिव अगर हम दूसरे हमारे जो भी रेवोल्यूशनरी लोग रहे हैं उनके हिसाब से देखें, इनके लिए कभी भी इसे हम टेररिस्ट वाले अंग से नहीं देखते। इसको हमेशा से हमने इंस्पायरिंग अंग दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कैसे आया होगा? ये उनकी हम्बिलिटी और उनके बातचीत के भाव से आगे बढ़ते आया। वो काफी प्रैग्मेटिक थे। लेकिन मुझे लगता है कि दुष्टता और शोषण के लिए हम्बल नहीं थे शास्त्री जी। हाँ, वो हम्बल थे, लेकिन अगर आप उन पे गलत तरीके से हावी होना चाहेंगे या उनके देश पे या उनके देशवासियों पे हावी होना चाहेंगे, तो वो उस वक्त हम्बल नहीं थे जितना मैं उनके बारे में। सन 1942 के आसपास की ही ये बातचीत चल रही है और उस समय जो देश की परिस्थितियां थी, जितना भी लोग झेल रहे थे अंग्रेजी शासन में, फिर तो एक लेवल आने पे उन्होंने भी अपनी पूरी शक्ति अर्जित करके ये चीज की होगी कि या तो आप मर जाओ या मार दो। अदरवाइज वो एक जो जुनून है वो युवाओं में और क्रांतिकारियों में इस तरह के जुनून ने बिल्कुल साहस से साथ ही दिया है उस पूरे दौर पे। हाँ, अगर आप नोटिस करेंगे वो पंडित जगजीवन मोहन के बहुत अच्छे दोस्त भी थे और उनके हिसाब से वो मजदूरों के साथ बहुत ज्यादा इंटरलिंक थे। अभी अगर हम देखा जाए तो लाल बहादुर शास्त्री का नारा जय जवान जय किसान बहुत सुनते हैं, लेकिन आप लोगों को ये पता करने में थोड़ा आभास नहीं होगा कि पहले के दौर में जब कोयला खदान थी, तो कोयला खदान को गवर्नमेंट अंडरटेकिंग करना एक
पहलू था जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनके लिए काम जी, करा था। जी जी। उन्होंने मजदूरों संघों को थोड़े से राइट्स और दिलवाए थे, काफी उनके प्रॉब्लम सॉल्व कराई थी। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते रहे कि इनका ये जो जय जवान जय किसान का मोटो आया, ये और भी ज्यादा फोकस इसलिए हो गया क्योंकि पहले से ही वो हर किसी को अपने साथ लेते हुए चल रहे थे। सो बाय द टाइम व्हेन उन्होंने ये जय जवान जय किसान का नारा दिया, तो तब तक हमारी स्थिति वो हो गई थी कि इंडिया हैड टू सर्वाइव ऑन ग्रीन रेवोल्यूशन। वी वर इंटरेस्टेड इन ग्रीन रेवोल्यूशन, वी फॉर्म द ग्रीन हाँ, क्योंकि रेवोल्यूशन। अमेरिका ने एक बार उनको धमकी दी थी कि अगर आप लाहौर से पीछे, जब ये युद्ध की बात है, जब पाकिस्तान ने हम पे आक्रमण किया था और शास्त्री जी ने अपने तीनों सेना अध्यक्षों को बुला के कह दिया था कि आपको पूरी छूट है, आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे किस तरीके से युद्ध करना है, किस तरह से लड़ना है। तो वो हमारी सेना लाहौर तक पहुंच गई थी, तो उसको हटाने के लिए अमेरिका को भी प्रॉब्लम हुई थी। उन्होंने कहा था हम आपकी गेहूं की सप्लाई बंद कर रहे हैं, तो उस पर उन्होंने कहा था बंद कर दो। इतने दृढ़ निश्चयी प्रधानमंत्री रहे थे शास्त्री जी, तो मुझे लगता है कि वो ही एक मिसाल है जो आप बात कह रहे हैं। और देखो, काम कराने के लिए हमें किसी के ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं होती। अगर उनका ये मारो या मरो का भी अगर नारा था, वो ये नहीं था कि तुम दूसरे बंदे को अब उसके घर से उठा के पीटो। उसको ये था बंदा लाठी चला रहा है तो उसके सामने हम खड़े हो सके, और वो करने के लिए हमें धौंस की जरूरत नहीं चाहिए होती, हमें सोच की जरूरत चाहिए होती है। और उनकी सोच हमेशा से अच्छी रही। कुछ बचपन के प्रसंग तो मैंने उनके ये भी सुने थे कि पढ़ाई के लिए वो ऐसे जाने के लिए तत्पर थे कि वो अपने सर में किताब रख के गंगा पार अपने स्कूल जाते थे। जी, वो उनके जीवन भर रहा इस तरह का स्ट्रगल, चाहे वो कितने अब आप देखिए कि एक रेल मंत्री थे एक वक्त में, और एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था ट्रेन का, तो उसमें रेल मंत्री की कोई गलती नहीं होती, लेकिन उन्होंने नैतिकता के तहत, नैतिकता का स्तर देखिए कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, मंत्री पद से। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रकरण हैं शास्त्री जी के बारे में। मुझे खुशी इस बात की है कि आज का युवा, यानी आप लोगों से बात करके मुझे अच्छा ये लग रहा है कि हाँ, हमारे पास वक्त कम है, नहीं तो बातें तो बहुत हैं उनके बारे में करने की, जानने की, उनको समझने की, लेकिन इतने समय में भी आप लोगों से इतना इंटरेक्शन हुआ, इतना सुनने समझने को मिला, तो ये बड़ी खुशी की बात मैं कहूँगा। मिताली जी, आप और कुछ कहना चाहेंगी? कोई ऐसा प्रसंग उनका आपको याद पड़ता है जो हमें अपने दर्शकों से डिस्कस करना चाहिए, उनके सामने रखना चाहिए? मैंने जब इससे पहले संस्मरण सुनाया था तो मैंने तब भी ये कहा था कि जो जिस स्तर के वो प्रधानमंत्री रहे अपने पूरे कार्यकाल में, वो धीरे, मतलब जो आजकल के या फिर उनके बाद के प्रधानमंत्री रहे, एक हम हर किसी का काम करने का तरीका जानते हैं, लेकिन आदर्शों का जो एक स्थापना कर दी जाती है, किस तरह से व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए या फिर प्रेरणा लेनी चाहिए, तो उनकी जो चरित्र था वो अपने आप में ऐसा था कि हम किसी भी उम्र में जाके या फिर किसी भी लेवल पे जाके बच्चों से भी अगर बात करते हैं या फिर बड़ों के बीच में भी उनके आदर्शों की बात करते हैं, तो वो हर स्तर पे ऐसा लगता है कि पूरा है, उसमें कहीं से भी ये नहीं लगता है कि, और मुझे भी जब मैं पढ़ रही थी उनके बारे में और थोड़ा बहुत सेशन से पहले भी हमारे बीच में जब बातचीत होती है तो सुन के भी जब चीज़ें पता चलती हैं, तो उसी का एक संस्मरण ऐसा था कि जब उनके जो पुत्र थे अनिल कुमार शास्त्री, जब वो अपने 10वीं का आई गेस एग्जाम फॉर्म भर रहे थे, जी जी, तो उसमें वो आता है ना कि नाम, पिता का नाम, ये सब, तो उन्होंने सारी डिटेल्स भरी उसमें। नाम अनिल कुमार शास्त्री, पिता का नाम BL शास्त्री। अब जब पता आया तो उन्होंने लिखा कि 10 जनपद, क्योंकि लाल बहादुर LB शास्त्री, सॉरी, तो पते के बाद पे है कि 10 जनपद, और देन व्यवसाय सरकारी कर्मचारी, हाँ, सरकारी कर्मचारी। तो फिर अब ऐसे में जो उनके जब एडमिट कार्ड बन के आया तो इन्विजिलेटर थे रॉबर्ट, उन्होंने बोला कि पढ़ा, उन्होंने पता लिखा है 10 जनपद, तो उन्होंने जाके उनसे पूछा कि आपके पिताजी क्या करते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब 10 जनपद देख के 10 जनपद का वो एड्रेस चला होगा कि ये प्रधानमंत्री का, उन्हें पता नहीं था वो, तो उन्होंने बच्चे से पूछा कि आपके पिताजी क्या करते हैं, तो बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। अब रॉबर्ट ये सोचते हैं कि
मे बी 10 जनपद में उनके पिता को जो है वो चौकीदार हो या फिर क्लरिकल डिपार्टमेंट में हो, 4th क्लास में हो, तो शायद बच्चे को शर्म आ रही है या वो उस बारे में बात नहीं करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उन्हें समझाया कि बेटा कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है और हमें अपने व्यवसाय पे काम पे कभी शर्म नहीं आनी चाहिए, तो हमें बताओ कि आपके पिता करते क्या है। तो तब बच्चे ने, जो अनिल कुमार शास्त्री, उन्होंने कहा कि मेरे पिता भारत के प्रधानमंत्री और ये सुन के वो हतप्रभ रह गए थे कि क्या होता है ना कि जब हमारे परिवार में, मतलब आप गाँव वगैरह में देख लो, सरपंच बनते हैं तो सरपंच के परिवार से लेके पता नहीं कितने लोग उस सरपंच नाम की पट्टी का इस्तेमाल करके अपने जो भी है हर गाड़ी पे यहाँ तक कि भूतपूर्व सरपंच भी लिखते हैं लोग। तो उनके केस में ये रहा कि उन्होंने जीवन पर्यंत ये नहीं चाहा कि उनकी जो पद की गरिमा है, उनका जो एक स्तर है, वो किसी भी तरह से उनके परिवार वालों के लिए, मतलब उनके साथ पढ़ने वाले बच्चों को भी ना लगे कि यार ये प्रधानमंत्री का बेटा है तो इसके साथ कुछ अलग ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये सारी चीजें जो हैं संस्कारों में उन्होंने अपने परिवार को दी। संस्कार सबसे अच्छे उन्होंने ही अपने बच्चों को दिए, ये तो जग जाहिर बात है। लेकिन बस दुख की बात यह है कि आज भी शास्त्री जी की मृत्यु जो हुई वो किन परिस्थितियों में हुई, कैसे हुई, उसको हार्ट अटैक बताया गया, वो वास्तव में हार्ट अटैक था या किस तरीके से उनकी डेथ हुई, ये एक मिस्ट्री है। और इस तरह की बहुत सारी मौतें हमारे ऐसे लोगों की हुई हैं जो जिनका जिंदा रहना शायद हमारे राष्ट्र के लिए और हमारे सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सुभाष चंद्र बोस हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, जिनको कि समझौता करने के लिए ताशकंद बुलाया गया और वहीं पे उनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है। तो ये एक दुखद पहलू है कि इस तरीके का प्रधानमंत्री हमें सिर्फ 1.5 साल के लिए मिल पाया और उसकी अच्छा, जो उनका विजन रहा होगा, अगर वो सिर्फ 1.5 साल से आगे उठ के या फिर आने वाले वक्त में अगर उनकी मौत नहीं हुई होती और वो देश को बहुत ही अच्छे स्तर पर बहुत पहले ले जा लेते। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो कमजोर वर्ग के लिए और किसान मजदूर, उनके लिए उनकी स्ट्रेटजीज थी और उनको लेके उनका जो रवैया था और जो वीआईपी ट्रीटमेंट जो नेताओं शासन प्रशासन के अंदर होता है उसके वो खिलाफ थे। तो मेरा ख्याल ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट होता अगर वो एक लंबे समय तक हमें प्रधानमंत्री के तौर पे हमारे देश को मिल पाते। चलिए दोस्तों, नौटियाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिताली जी आपका धन्यवाद और साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत दिल से बधाई शास्त्री जी के जन्म दिवस की। आप अपने कमेंट्स हमें भेज सकते हैं, अगर आपके पास कुछ संस्मरण है आप हमें वो भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे सब लोगों तक उनको आपकी बातों को पहुंचाने की। धन्यवाद।